नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शहर में मतदान के बाद में मतगणना का इंतजार। मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर किया मंथन। दबाग में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने किया आयोजन। सीआरपीएफ ने ग्रामीणों के बीच बांटी सामग्री। बुद्धि में महिला की आकस्मिक मौत के बाद जांच समिति गठित। 4 सदस्यीय जांच समिति का किया गया गठन। समिति को दिए गए जांच पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश। धमतरी में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार महिला को कुचला। मौके पर महिला की हुई मौत। करजोल में आंवला नवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना। महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा। परिवार की खुशहाली की कामना। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है। राजभवन में राज्यपाल हरिचंदन के मुख्य अतिथि में भारत के राज्यों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत केंद्र शासित प्रदेशों का भी स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में राजभवन में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि भारत अनेक रंगों के फूलों की माला है और हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्रों में वीआईपी लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के मंत्री हों या फिर केंद्र के मंत्री, आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर गणना एजेंट भी नहीं बन सकेंगे। साथ ही शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन सकेंगे। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश पा सकेंगे जब वे खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वे केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को भी मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। झीरम घाटी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आपको बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में लगभग कांग्रेस के 32 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसकी जांच एनआईए द्वारा की गई थी और बाद में इसके लिए एक अलग से आयोग भी बना दिया गया और किसी कारणवश जांच में लगातार देरी होती रही, जिसकी वजह से पूरे घटनाक्रम की पुख्ता जानकारी अब तक प्रदेश के लोगों को नहीं है। लेकिन अब पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने झीरम घाटी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2013 के चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसमें एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और छत्तीसगढ़ के टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा सहित कई लोगों की जान गई है। पूरे विश्व के इतिहास में यह सबसे बड़ा नक्सली हमला था और एनआईए ने भी जो जांच की थी उसमें षड्यंत्र कर हत्याकांड जो हुआ था उसका विवरण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की याचिका को बरकरार रखा है और छत्तीसगढ़ पुलिस को झीरम घाटी की जांच करने का आदेश भी दिया और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें एनआईए की बस्ता टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला जी, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, दिनेश पटेल जी और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित कुल 32 लोग शहीद हुए। मुझे जैसा याद आता है कि लोकतंत्र के इतिहास में, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक हत्याकांड है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान अरुण साव ने कहा कि जनता का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। साव ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। 3 दिसंबर को जनता को राज्य के कुशासन से मुक्ति मिलेगी, राज्य विकास की ओर आगे बढ़ेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। बीजेपी की सरकार 3 दिसंबर को बनेगी। नए विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने वाला है। वहीं कांग्रेस के 75 पार के नारे पर अरुण साव ने भी कहा कि 5 साल से भूपेश बघेल दावे कर रहे हैं और 700 से अधिक घोषणाएं की गई। विकास के दावे होर्डिंग विज्ञापन में दिखे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटके पर अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते थे झीरम का सच मेरी जेब में है और किसे बचाने के लिए जेब में छिपा रखे थे, अब उसकी जांच होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो गया है, मतदान हो गया है। जनता का मत ईवीएम में कैद है। जनता ने बड़े उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। विशेषकर भारी मात्रा में महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने मतदान में हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 3 दिसंबर जब मतगणना होगी, राज्य की जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। नारायणपुर कलेक्टर अजीत बसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे निर्माणाधीन सड़क और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माणाधीन सड़क और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कर 15 दिन के अंदर कार्यों में प्रगति लाने की निर्देश दिए हैं। और साथ ही पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने निर्माण एजेंसियों से समीक्षा करते हुए कहा कि अधूरे निर्माण कार्य जहां पर पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता हो, कार्य शुरू करने के पूर्व सूचित करें। बालाघाट में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आरओ और एआरओ के साथ में मतगणना के संबंध में बैठक ली और बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या, गणना, पर्यवेक्षकों और माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण के संबंध में मंथन भी किया। बिलोईगढ़ विधानसभा के धान उपार्जन केंद्रों में भी विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू हो रही है और ऐसे में किसान धान बेचने मंडी बहुत ही कम पहुंच रहे हैं और कयास भी लगाया जा रहा है कि किसान भी चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान पुनीराम टंडन ने बताया कि वो भी धान बेचने मंडी आए हैं और 24 क्विंटल धान बेचा है और धानों की नमी चेक करके ही धान मंडी में ले रहे हैं। वहीं केंद्र प्रभारी राजेश आदित्य और गिरजा शंकर साहू ने भी बताया कि धान उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में
बारदाने उपलब्ध हैं और किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कहा कि अभी वर्तमान में किसान बहुत ही कम धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। छोटा किस्म का फसल अभी कट रहा है और जो बड़ा किस्म के अंतर्गत आते हैं वो फसल थोड़ा लेट है। आपको बता दें कि खबर भिलईगढ़ से है, जहां पर धान उपार्जन केंद्रों में विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और ऐसे में किसान धान बेचने मंडी में बहुत ही कम पहुंच रहे हैं। कयास भी लगाया जा रहा है कि किसान भी चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान जो है वो धान बेचने मंडी आए हैं और 24 क्विंटल धान बेचा है। धानों की नमी भी यहां पर चेक की जा रही है और जो भी नमी है और उसी के अनुरूप धान लिए जा रहे हैं। केंद्र प्रभारी राजेश आदित्य और गिरजा शंकर साहू ने भी बताया कि धान उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने भी उपलब्ध हैं और किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिक गया धान। नमी वगैरह चेक किए? हाँ, चेक किए, नमी और बराबर नमी चेक हो रहा है। कितना धान बेचे आप? मैं अभी 60 तौल दिया हूँ धान। 24 क्विंटल। क्या रेट में खरीद रहे हैं? 2183 रुपए। इस बार क्या लग रहा है, धान को लेकर किसानों में उत्साह है? नहीं, सामान्य है। अभी जो चुनावी घोषणा हुआ है उसका भी असर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? तो अभी तो मंडी शुरू हुआ है और किसान में उत्साह तो है। ठीक है, अभी आवक कम है, मोटा धान ज्यादा आ रहा है। हाँ, मोटा का ज्यादा खरीदी हो रहा है। यहाँ लगभग पंजीयन के बेस पे 71,000 कुंटल लगभग है। किसानों की क्या व्यवस्था है यहाँ? किसानों का क्या छाँव है, यहाँ पेड़ पे पानी वानी व्यवस्था रखा है पीने होने के लिए। सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर किसानों। अब तक कितने खरीदारी हो गई होगी? अब तक इसमें कल के डेट में 2834 कुंटल टोटल खरीदी हुआ है। अभी तक 49 किसान का धान खरीदी किया गया है, जिसमें के 1460 कुंटल 80 किलो हुआ है। अभी किसानों के लिए क्या व्यवस्था रखा गया है यहाँ पर? किस टाइप का व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, बरदाना व सब पर्याप्त मात्रा में है। किसाने कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ? अभी कम मात्रा में आ रहे हैं, जिससे कटाई हुआ है उसके हिसाब से धीरे धीरे अभी तक आ रहे हैं। धमतरी के केसकाल घाट की सड़क काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया था। आपको बता दें कि रिपेयरिंग के बाद में निश्चित रूप से यहां आने व जाने वाले वाहनों को काफी सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी घाट पर रिपेयरिंग कार्य प्रगति पर होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यहां पर साधारण कार्य शुरू होने की वजह से गाड़ियों को केसकाल से सिहावा धमतरी रायपुर रूट पर डाइवर्ट भी किया गया और इस वजह से सिहावा बोरई रोड में भारी जाम लगा हुआ है। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये रिपेयरिंग कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि केसकाल घाट की सड़क जो है वो काफी जर्जर हालत में थी, जिसकी मरम्मत का कार्य लगातार जारी है और साथ ही रिपेयरिंग के बाद निश्चित रूप से यहां पर आने जाने वाले वाहनों को जो है काफी सुविधा भी होगी, लेकिन अभी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर साधारण कार्य शुरू होने की वजह से गाड़ियों को केसकाल से सिहावा धमतरी रायपुर रूट पर डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से सिहावा बोरई रोड पर भारी जाम लगा हुआ है और अधिकारियों के अनुसार ये रिपेयरिंग कार्य 30 नवंबर तक पूरा होने की संभावना भी जताई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और जाम भी काफी लगा हुआ है। सामरीपाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सबाग में सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और सिविक एक्शन कार्यक्रम में गांव के जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों और बच्चों को दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जैसे कि कंबल और सॉल, बर्तन, मच्छरदानी और वितरण किया गया है और साथ ही कार्यक्रम में
और राम बहादुर सहायक कमांडेंट ने भी ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के साथ में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही सिविक एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से यहां के ग्रामीणों को मिले ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि सामरीपाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभाग में सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहां पर सिविक सेंटर में जो भी जरूरतमंद सामान है वो ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को दिए गए हैं, जैसे कि कंबल, शॉल और बर्तन, साथ ही मच्छरदानी का वितरण किया गया। और ये इस कार्यक्रम में काफी लोग भी उपस्थित हुए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर लोगों को जरूरतमंद सामान वितरित किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर शॉल, बर्तन, मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में काफी ग्रामीणों के साथ में संवाद भी किया गया और इन्हें जरूरतमंद सामान भी दिया गया। इस क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के साथ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सारंगगढ़ के गोमाडा वन क्षेत्र सेंचुरी में वन जीव संहार का शिकार कर रहे फरार चल रहे शिकारियों में से एक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 12 आरोपियों ने सामूहिक रूप से शिकार किया था, जिसमें से एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश से रिमांड पर जेल भेजा गया और इसके अलावा अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में वन विभाग फरार शिकारी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी कर रही है। गोमाडा अभयारण्य सारंगगढ़ क्षेत्र के बटाऊपाली द्वीप के कक्ष क्रमांक 930 में तार बांधा नाम का स्थान है गोमाडा अभयारण्य सारंगगढ़ में। वहां पर रेंगालमुड़ा निवासी कैलाश पटेल और दयानिधि और अन्य और आरोपी मिलकर वहां तार बिछाए थे। उसमें एक नग सांभर का शिकार हो गया, वो शिकार। उसमें फर्स्ट में हम लोग कैलाश पटेल को पकड़ के उसको न्यायिक रिमांड में वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 29, 31, 50, 51 के तहत उसको न्यायिक रिमांड में भेजे हैं और फिर फरार मुजरिम को आज पकड़ के दयानिधि वल्द अगनू बढ़िया बेंगालमुड़ा को पकड़ के आज न्यायिक रिमांड में उसको जेल भेजे। खबर सागर से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुधनी में इलाज के लिए लाई गई महिला की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद में मौत के प्रकरण की जांच के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति को प्रकरण के तत्काल जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। इस समिति का अध्यक्ष जिला 6 अधिकारी डॉक्टर जेडी कोरी को बनाया गया है। आपको बता दें कि खबर सीहोर से है, जहां पर खबर सागर से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुधनी में इलाज के लिए लाई गई महिला की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद में मौत के प्रकरण धमतरी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि हादसा नगरी धमतरी मार्ग पर केरेगांव थाना के पास हुआ, जहां ट्रेलर ने महिला को कुचल दिया, जिसके बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सलोनी के भाटापारा निवासी बाइक पर सवार होकर केरेगांव अस्पताल से घर लौट रहे थे और उसी दौरान केरेगांव थाना के पास सामने से आ रही ट्रेलर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है और जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जिलावद में बाईपास रोड स्थित एक दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दुकान में भजिया बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण ये घटना घटी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और यहां पर अफरा तफरी भी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दरअसल भजिया बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण ये घटना घटी है। तो वहीं आसपास मौजूद लोगों ने रेस्क्यू किया
और साथ ही अफरा तफरी भी मच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जो आग है वो दुकान में अचानक से लग गई, जिसके बाद में वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने पानी से छिड़काव किया और आग पर काबू पाया गया। आंवला नवमी के अवसर पर मंगलवार को जिले भर में जगह जगह आंवला वृक्ष की पूजा की गई और वहीं कसडोल में आंवला नवमी के अवसर पर लोगों को वन क्षेत्र में जाकर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। और कसडोल नगर से करीब 7 किलोमीटर दूर आंवला वन है, जहां पर महिलाओं ने जाकर अपने परिवार के साथ वृक्ष के नीचे कथा सुना और वृक्ष की पूजा अर्चना भी की। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आंवला नवमी के अवसर पर जिले भर में जगह जगह आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं और साथ ही यहां पर इस अवसर पर लोगों को वन क्षेत्र में जाकर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। आप भी तस्वीरें देख सकते हैं जो कि महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। ये जो पेड़ है वो आंवला नवमी का है और आंवला नवमी के उपलक्ष्य में आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना की गई। कसडोल नगर से करीब 7 किलोमीटर दूर आंवला वन है। यहां पर महिलाओं ने जाकर अपने परिवार के साथ वृक्ष के नीचे कथा भी सुनी और वृक्ष की पूजा अर्चना भी की। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें कसडोल की हैं। बालाघाट में चुनाव के पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का स्ट्रांग रूम बनाया गया। स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से ही जिले की समस्त 6 विधानसभा के कुल 1675 मतदान केंद्रों पर लगे मतदान दल को ईवीएम मशीन आवंटित की गई, जिसमें वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट मशीन सम्मिलित हैं और 17 नवंबर को मतदान के बाद में सभी 1675 मतदान केंद्रों से मतदान दलों ने ईवीएम मशीन को दोबारा स्ट्रांग रूम से जमा भी करवाया और जिन्हें विधानसभा के अनुसार अलग अलग कक्षों में रखकर सीलबंद भी किया गया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम को दोहरी लेयर सुरक्षा से सुरक्षित किया गया। स्ट्रांग रूम के बाहर विशेष सशक्त बल को तैनात भी किया गया। स्ट्रांग रूम के अंदर सीआरपीएफ का एक प्लेटून भी तैयार किया गया, जो कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर रखते हुए दोहरी लेयर में सुरक्षा करेंगे। नारायणपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक, आपको बता दें कि यहां पर पुष्कर शर्मा और सीईओ जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव ने स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीन और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मतदान के बाद में रखे ईवीएम को स्ट्रांग रूम से सुरक्षित और उनकी निगरानी के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मतगणना 19 राउंड में संपन्न किए जाने की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरा, मतपेटी वितरण केंद्र और मतगणना स्थल पर सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बगावड़ के धान खरीदी केंद्र में 1 नवंबर से धान की खरीदारी चालू हो गई है और लेकिन अब तक एक किसान ने भी अपने धान का विक्रय नहीं किया है, जबकि लैब्स प्रबंधक फूल सिंह बिसई का कहना है कि हमारी ओर से संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और इस बार बारदाने की कमी है और न किसानों को पानी की कमी है। सारी व्यवस्था कर ली गई, लेकिन आज तक कोई किसान एक पैकेट में भी धान लेकर बेचने नहीं आया। धान खरीदी केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम ब्लॉक मुख्यालय के आदिम जाति कल्याण सेवा समिति धान खरीदी केंद्र पर है। आज 20 नवंबर है और 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हुई है। आज पर्यंत तक एक किसान भी नहीं आया है और लेम्स प्रबंधक का कहना यह है कि हमारे साइड से पूरी तैयारी है। बारदाने की व्यवस्था है, किसानों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था है, बाट है, सारी चीजें हैं, तैयारी पूर्ण है। अगर कोई किसान लेकर आता है धान तो खरीदी चालू कर दी जाएगी, लेकिन आज 20 दिनों तक बोनी तक नहीं हुई है बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र। इससे संबंधित जब हमने यहाँ के मैनेजर से संपर्क किया तो उनका कहना ये है कि वो अभी कहीं बाहर हैं, किसी किसानों के पास गए हुए हैं और उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि हमारी ओर से संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। अगर किसान कल ही धान लेकर आएगा तो हम कल ही खरीद लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या जिम